relative motion of objects. Have you ever wondered as to why a train coming from the opposite direction appears to be faster than a train moving in the same direction? To answer the above question, we have to understand relative motion of objects. Consider a passenger sitting at the window seat of a train as an observer. Case 1. When the train in which the observer is sitting is moving with a velocity v1 of 30 km per hour, and another train is coming towards the first train with a velocity v2 of 60 km per hour. In this case, from the frame of reference of the observer, it appears that train coming towards him is moving faster at a speed of 30 plus 60 is equals to 90 km per hour. Whereas from the frame of reference of a person standing on the station, both the trains are moving with velocities of 30 km per hour and 60 km per hour. Hence, in the case of train moving in opposite direction, from the perspective of the observer sitting in one of the train, it appears that approaching train coming from the other direction is moving faster with net velocity being the sum of v1 and v2. Case 2. When both the trains are moving in the same direction with same speed of 60 km per hour, that is, v1 is equals to v2 is equals to 60 km per hour. In this case, from the frame of reference of observer, it appears that the other train is stationary. But from the frame of reference of a person on the station, both the trains are moving at a speed of 60 km per hour. बेटा हम आपको काइनेमेटिक्स में आपको एक्सेलरेशन पढ़ा दिया हमने, वेलोसिटी बता दी है, स्पीड बता दी है, डिफरेंट ग्राफ्स हमने आपको पढ़ा दिए. ठीक है, ग्राफ की एक डेडिकेटेड वीडियो, एक वीडियो हम लोग बनाएंगे ग्राफ की ही, वो आपको जल्दी ही हम इस पर है ना आपके वीडियो सेक्शन में दे देंगे. तो बेटा आज की जो ये लेक्चर है वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी हमारा टॉपिक है और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा टॉपिक है. ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, बहुत ध्यान से देखिएगा. तो पहली चीज है रिलेटिव वेलोसिटी. बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरी बॉडी की वेलोसिटी से कंपेयर करना. इफ वी compare velocity of one body with respect to other, ठीक है, then it is known as relative velocity. क्या कहते हैं बेटा इसको? relative velocity कहते हैं जब एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरी बॉडी से हम कंपेयर करते हैं. इसके बेटा दो केस हो सकते हैं. केस फर्स्ट में मान लीजिए ये एक बॉडी A है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 इन दिस डायरेक्शन एंड बॉडी B इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v2 इन सेम डायरेक्शन. देन वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा v1 माइनस v2. जिसकी वेलोसिटी निकालना है उसमें से जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको माइनस. A with respect to B, तो v1 माइनस v2. अगर बेटा इसमें लिखे वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, तो ये हो जाएगा बेटा v2 माइनस v1. क्या हो जाएगा बेटा? v2 माइनस v1. ठीक है भाई, मान लीजिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज मेरे पास v1 तो हो जाए बेटा 80 किलोमीटर पर आवर और बेटा v2 हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बताइए, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर.
अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो आप बोलेंगे कितना बेटा, 60 माइनस 80 इक्वल्स टू -20 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब बेटा सेकेंड केस में, केस 2 में सपोज कीजिए एक बॉडी ए है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 इन दिस डायरेक्शन एंड b इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब अगर आपको बोला जाए बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए, तो जरा ध्यान से देखिए, हमने आपको जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो हमने आपको क्या बताया था बेटा, v1 माइनस, लेकिन अभी v2 की डायरेक्शन v1 की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो माइनस v2 दैट इज v1 प्लस v2। क्या हो गया बेटा, ये v1 प्लस v2। इसका मतलब ये कतई नहीं है वेलोसिटी आपने ऐड किया, क्योंकि आपने v2 को विद साइन कंसीडर किया, तो ये अपने आप एडिशन का साइन बीच में आ गया। अभी अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बोलेंगे, तो b की वेलोसिटी v2 माइनस माइनस v1, तो दैट विल बी v2 प्लस v1। ये हो गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है, एकदम ईमानदारी से इसको सीख लेना है। ठीक, ये बेटा आपको एकदम ईमानदारी से इसको सीख लेना है, समझ लेना है। दिस इज द Relative motion. Friends, do you know that the motion of any object depends on the motion of the observer? Here, observe that the chairs, table and the television are not moving. Therefore, they seem to be stationary for the observer. Now, the observer gets up from his chair and walks to the window. When he raises the curtain of the window, he sees the objects outside the window are moving. Oh, actually, the observer is in the caravan. Since the observer is in motion, the objects also appear to be in motion. From this, we can say that every motion is relative to the observer. So, friends, let's start our tour of relative motion. In this session, we will discuss relative motion and relative velocity. Let's start our discussion with relative motion of two particles. Consider two automobiles A and B moving along the same road. Now let's say automobile A has XA as its position coordinates and B has XB as its position coordinates measured from the origin. The difference XB minus XA defines the relative position coordinates of B with respect to A. It is denoted like this. Here, the position coordinate of B with respect to A is positive if automobile B is to the right of automobile A, and it is negative when B is to the left of A. The rate of change of distance is velocity. Hence, by differentiating the equation, we get the relative velocity of B with respect to A, and it is denoted like this. The rate of change of velocity is acceleration. Hence, by differentiating the relative velocity of B with respect to A, we get the relative acceleration of B with respect to A. It is denoted like this. Now let's see something interesting. Observe that two buses P and Q are traveling along a highway from place A to place B. They are moving with the velocity of v1 and v2 respectively. Another bus, say R, is traveling from place B to place A along the same road with a velocity v3. An observer is observing the buses from a hotel along the highway. Thus, the velocities v1 and v2 are considered to be positive and v3 as negative. Now, if the observer is traveling in bus P, that is having velocity v1, then the relative velocity of Q with respect to P will be v2 minus v1. Similarly, relative velocity of R with respect to P will be
minus V3 minus V1. That is minus of V3 plus V1. So, when the buses travel in opposite direction and collide with each other, the damage is more. So friends, in this session, we studied the relative motion, relative velocity, and an example based on relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी के बाद आती है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं. वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. कितने इक्वेशन है बेटा? 3 इक्वेशन है. ठीक, कितने इक्वेशन है बच्चे? हमारे पास 3 इक्वेशन है. उसमें पहली इक्वेशन क्या है बेटा? व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है भाई, क्या इक्वेशन है बेटा? v इक्वल u प्लस ए टी, है ना भाई? ठीक है, अब इसके 2 प्रूफ हम देख लेते हैं. सबसे पहले देखिएगा व्हाट इज v. तो v इज फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज u? तो u इज इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज a? तो a is acceleration and what is t? t is time. अब प्रूफ देखिएगा. हम जानते हैं बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है बेटा? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल क्या है बेटा? t2 माइनस t1. v2 मतलब बेटा फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी. देखिए हम पहले से फाइनल को v, इनिशियल को u मान लिए हैं. t2 मतलब फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम क्या है बेटा? 0. तो आप इसको एक्सेलरेशन को a, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, या v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, या v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ये जो मेथड है जिससे हमने इसको प्रूफ किया, दैट मेथड इज कॉल्ड एलजेब्रिक मेथड. क्या बोलते हैं बेटा इसको? एलजेब्रिक मेथड. ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने का मेथड है. दिस इज एलजेब्रिक मेथड टू डिराइव फर्स्ट इक्वेशन. क्या है बेटा एलजेब्रिक मेथड? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो एक्सेलरेशन हुआ बेटा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, v माइनस u अपॉन t माइनस 0. क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट v इक्वल u प्लस ए टी. That is called algebraic method. दूसरा जो मेथड होता है बेटा, सेकंड जो मेथड होता है, that is called graphical method. कौन सा मेथड है बेटा? ग्राफिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे? सपोज ये वेलोसिटी है, सपोज ये टाइम है. ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है बेटा, ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा. ये u हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये v हो गई बेटा फाइनल वेलोसिटी, और इसको हमने ऐसे यहाँ पर मिला दिया. ये टाइम t है बेटा, ये टाइम 0 है. अभी हमने इसको ज्वाइन किया, तो बेटा ये जो साइड आप देख रहे हो, देखिए इतना v है, इतना u है. तो ये साइड कितना हो जाएगा बेटा? v माइनस u. और ये जो नीचे का साइड है वो कितना हो जाएगा बेटा? t. और ये हो जाएगा थीटा. तो आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो एक्सेलरेशन इक्वल v माइनस यू अपॉन टी, या स्लोप से क्या मिलता है बेटा? वेलोसिटी टाइम की एक्सेलरेशन. तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ये बेटा आपने 9th में भी इस तरह का डेरिवेशन किया है. एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा, कोई समस्या हो तो बताइए. एक बार देख लीजिए बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो एल्जेब्रिक या ग्राफिकल मेथड फर्स्ट इक्वेशन, तो कोई समस्या तो बताइए. अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. वी आर डीलिंग विद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. बेटा मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज s इक्वल ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर बेटा एस क्या है, व्हाट इज एस, इट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज यू, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज ए एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज टी टाइम। अभी देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड कैसे होता है बेटा एलजेब्रिक मेथड। मैंने माना एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u, और बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी v। सही बेटा। तो अभी अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। बट अभी v कितना होता है बेटा, u प्लस ए टी। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। ध्यान से देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज कैसे लेते हैं, दो वेलोसिटी होती है तो v प्लस यू बाई 2। कब होता है ये एवरेज, जब टाइम सेम गिवन हो। v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, एवरेज की जगह v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। v होता है बेटा u प्लस ए टी, वैल्यू पुट कर दीजिए तो s इक्वल इट इज u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो ये हो जाएगा बेटा 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आंसर ये हो गया बेटा सेकंड इक्वेशन का प्रूफ एलजेब्रिक मेथड से। कौन सा मेथड है बेटा, एलजेब्रिक मेथड है। दूसरा मेथड होता है बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, वही सेम ग्राफ बनेगा बेटा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। यहां से ग्राफ स्टार्ट ऐसे, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम। ठीक। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एरिया अंडर लाइन। सही बेटा। और इस लाइन के नीचे आपको दो चीज दिखाई दे रही होंगी, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और प्लस रेक्टेंगल लंबाई इनटू चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। बेटा ये जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हाफ बेस, देखिए तो बेस बेटा t है, और हाइट कितनी है बेटा v माइनस यू है, और ये कितना है बेटा, ये u है। तो हाफ बेस कितना हुआ बेटा ट्राइंगल का t, और हाइट कितनी हुई बेटा v माइनस यू। ठीक। प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हुआ बेटा u इंटू टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे v माइनस यू नहीं चाहिए, बट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो v माइनस यू इक्वल ए टी उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। सो s इक्वल हाफ टी इंटू ए टी प्लस यू टी। सॉल्व करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन है। बेटा डेरिवेशन आप एक दो बार ना रजिस्टर में लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोबारा देखिए, इस लाइन के नीचे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। बेस कितना बेटा t है, और हाइट कितना बेटा v माइनस यू है, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बेटा u इंटू टी है। वैल्यू यहाँ पर v माइनस यू की कितनी है बेटा 80 पुट किया तो 80 स्क्वायर प्लस यू टी। आंसर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ये है बेटा सेकंड इक्वेशन, और इसके दो डेरिवेशन, पहला एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अब देखिएगा बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से देखिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए बेटा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v वही फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मेथड बेटा, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड तो बाई फर्स्ट इक्वेशन, बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बच्चे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होती है।
आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा मेरे पास हो गया वी स्क्वायर इक्वल यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लीजिए। इसको आप और ज्यादा समझने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 2u ए टी। अब कॉमन लेंगे बेटा, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लीजिए। देखिए 2a कॉमन आया तो अंदर हाफ बचा, ये वाला 2 और एक a बचा और t स्क्वायर बचा, प्लस 2a कॉमन आया तो ut बचा। बट आप देखिएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर कितना होता है बेटा, s होता है। तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव्ड। यही आपका रिजल्ट है। ये थर्ड इक्वेशन है बेटा। कौन सा मेथड है बच्चे? बेटा ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए इस एक्सिस पर वेलोसिटी होगी, इस एक्सिस पर टाइम होगा। यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और बेटा इसको नीचे इस तरीके से मिला दीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा, t हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना है बेटा u है, ये कितना है बेटा v माइनस u है। ठीक, अभी आपको इस लाइन के नीचे का एरिया चाहिए, तो एरिया अंडर लाइन। अब देखिए हम इसका ट्रेपीजियम भी बना सकते हैं, वी कैन फाइंड इट बाय ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन। जरा देखिएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में ये कितनी साइड है बेटा, ये वाली u, और ये पूरी साइड कितनी है बेटा v, तो v प्लस u इनटू सेपरेशन। बट आपके पास होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो यहाँ से t निकालिए तो इट विल बी v माइनस यू बाई ए। वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए तो हाफ इट इज v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा बेटा, 2 इधर a इधर, 2as इक्वल x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आंसर। अभी जो आपने सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन किया था ग्राफिकल मेथड से, उसमें आप ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं। यह है बेटा थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद बेटा हम एक स्पेशल इक्वेशन और प्रूफ करते हैं, ठीक, जो हमने आपको डायमेंशंस में ऑलरेडी पढ़ा दी थी। मोशन इन nth सेकेंड। जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपसे बोले 10th सेकेंड में, 11th सेकेंड में, 12th सेकेंड में मोशन बताइए, तो ये इक्वेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा, बाई सेकेंड इक्वेशन। क्या फॉर्मूला है बेटा आपके पास, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब जरा t को n ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा एस एन इक्वल यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक बेटा, अब t को n माइनस 1 ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा एस एन माइनस 1, t की जगह n माइनस 1 रखने बेटा, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगर आपको nth सेकेंड चाहिए, एस nth, तो जरा ध्यान से देखिए, 11 में से 10 माइनस करूंगा तो 11th आएगा, है ना। 12 में से 11 माइनस करूंगा तो 12th आएगा। 13 में से 12 माइनस करूंगा तो 13th आएगा। 14 में से 13 माइनस करूंगा तो 14th आएगा। ऐसे ही जब n में से n माइनस 1 माइनस करूंगा तो nth आएगा। दोबारा देखिए, 10 में से 9 माइनस किया तो 10th आया, 11 में से 10 माइनस किया तो 11th आया, 12 में से आपने क्या माइनस किया, 11 माइनस किया तो 12th आया, 15th में से 14 माइनस किया तो 15th आया। ऐसे ही n में से n माइनस 1 माइनस करूंगा तो nth आएगा। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक। तो एस nth का मतलब है एस एन में से क्या घटाना होगा, एस एन माइनस 1।
तो वैल्यू पुट कीजिए, इट इज un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस 1 माइनस हाफ ए इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर। ये एस एन हो गया बेटा इक्वल्स टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा un प्लस u, ठीक है, ये माइनस है इसलिए माइनस un और ये माइनस माइनस प्लस प्लस u, ठीक है, माइनस हाफ ए, अंदर स्क्वायर खोल दीजिए n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है बेटा। अब इसको माइनस को ओपन कीजिए, इट इज un से un कैंसिल हो जाएगा बच्चे, यहीं पर u इधर ले आइए प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये u इधर आ गया प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट निकाल लिया, माइनस a बाई 2, इट इज 1 माइनस 2, तो हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एस एन इक्वल u माइनस ए बाई 2 इंटू 1 माइनस 2n, इसको जरा रीअरेंज कर लीजिए तो u प्लस ए बाई 2 और ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये आपका आंसर है। इसमें व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज ए एक्सेलरेशन, व्हाट इज एन nth सेकेंड। सपोज हमने बोला 7th सेकेंड में मोशन बताइए, तो n की जगह 7, आप हमने आपसे बोला 8th सेकेंड में मोशन बताइए, तो n की जगह 8, आपसे बोला 10th सेकेंड में मोशन बताइए, तो n की जगह 10। ऐसे बेटा इसका डेरिवेशन हो जाता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन कराए है ना, और एक स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो तीनों के डेरिवेशन कैसे कराए, पहले एल्जेब्रिक मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड, और ये जो 4th इक्वेशन है इसका कैसे कराया बेटा, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। इसका नॉर्मली 2 मेथड से पूछा जाता है, एक तो होता है एल्जेब्रिक और एक होता है बेटा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड पढ़ाने से पहले हमको आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा। तो आज का काम हम यहीं छोड़ते हैं, आज का आपका होमवर्क है, आप तीनों इक्वेशन का बार बार डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल और एल्जेब्रिक से, प्लस ये जो 4th इक्वेशन है इसका भी डेरिवेशन करेंगे, समझेंगे, और कोई भी दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप करेंगे 9410036555 पर, ठीक है। कोई भी समस्या होगी तो बेहिचक आप उसको पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। Hi there. In this video I'll talk about the equations of motion. V equals u plus at, s equals ut plus half at squared, v squared equals u squared plus 2as, and of course s equals half u plus v times t. I'll show you how to derive all 4 equations, then go over some important points to remember. I've also made a video of worked examples, so take a look at that too. Sometimes these are referred to as the Suvat equations because of the letters used. S is displacement in meters, u is initial velocity in meters per second, v is final velocity also in meters per second, a is acceleration in meters per second, and finally t is time in seconds. Now it's important to remember that the first 4 quantities are all vectors, so for them direction has to be taken into account. I'll say more about this after going through the derivations. Here's the first. We'll start with an equation we already know from National 5, a is v minus u over t, and rearrange it to give the new equation v is equal to u plus at. It's a good idea to practice writing down these derivations yourself, so in the first line you'd write a is equal to v minus u over t. Eventually we want to get v to be the subject of the equation, but we can't do that all in one step. We'll start here. So in the second line we have v minus u is equal to at. If we add u to each side we get v is equal to at plus u, so we can just rearrange the right hand side to give us the equation we're looking for. As I said, try writing out derivations with each step in a new line until you've memorised them. Here's the second one. This one involves a velocity time graph, and something else we know from National 5, that displacement can be calculated by finding the area under the graph. We'll use this to derive the equation s equals ut plus half at squared. Imagine an object accelerating uniformly from initial velocity u to final velocity v in time t seconds. The displacement s is found from the area under the graph. So firstly we have this section, a rectangle. Its area can be found by multiplying its height by its length, giving us ut. The second section is a triangle.
its area is equal to half times the height times the length. The height of the triangle is v minus u, and its length is just t. So its area is half times v minus u times t. If we remember back to the last derivation, at one stage we had v minus u is equal to at, so we can substitute at into the brackets. If we now multiply out the brackets, we can get the equation we're after. For the third derivation, we start with the first equation and end with this: v squared equals u squared plus 2as. We start by squaring both sides, which gives us this. We then want to multiply out the brackets. There's more than one way of doing this, but we should end up with v squared equals u squared plus 2uat plus a squared t squared. Obviously, you want to try this yourself. The left-hand side of the equation looks fine, but this part, it needs more work. What we do is take out 2a from this part of the equation, leaving the rest in brackets. Dividing 2uat by 2a gives ut. If we divide a squared t squared by a, we would get at squared. So dividing by 2a would give half at squared. So the right hand side of the equation can be written like this. Go over this step again if you're not too sure. Now remember that our second equation was s equals ut plus half at squared, so the term in brackets can be replaced by the letter s, giving us our third equation. The last derivation is the simplest. We start with these two equations. The first says that displacement is equal to average velocity times time, and the second is an equation for average velocity v bar, which is half times u plus v. We then end up with this. S is equal to half u plus v times t. All we have to do is substitute the second equation into this position in the first, like so. To end the video, I'll go over a few final points by answering a question. Remember before that I said that s, u, v and a were all vectors and that only t was a scalar. That's very important when answering questions like this one. So the question says, a girl throws a ball vertically upwards with an initial velocity of 20 meters per second, then catches it sometime later. Calculate the time taken for the ball to return to the same height as it was released. Now in this question, I'm going to use something known as sign convention. So I'm going to be taking as positive the upwards direction. Now I've written that here in shorthand, but really what I should be writing at the start of this answer is something like this: taking upwards as positive. Now if I then write down what I know and of course what I'm trying to work out, remember we said that these were known as Suvat equations. Let's see now, S, that's displacement, not distance. If it was distance, we don't actually know how far up the ball has moved to maximum height, and then of course the total distance, by the time it comes back to its starting position, its total distance would be twice the maximum height. This is displacement, remember. And of course, if it's returned to its initial position, then of course its displacement will be 0. Now we've said, using this sign convention, that anything moving upwards is positive, so initial velocity would be plus 20 meters per second. And of course that then means that final velocity v, since the ball's moving downwards, when it's at the same height, then of course we're assuming at this point that the air resistance is negligible. It has no effect. So of course, coming back to the same height, the final velocity would be negative 20 meters per second. Acceleration due to gravity, that's 9.8 as we'll find in the data sheets at the start of the paper. But of course when the ball's moving upwards in the positive direction, it's decelerating. That would give a negative acceleration. Then when it starts to move downwards, it's accelerating. So it's accelerating, but that's in the negative direction. So it's either decelerating in the positive direction or accelerating in the negative direction. Either way, that gives us an acceleration of negative 9.8 ms to the minus 2 when we're of course taking positive as upwards. Now time we don't know. And it's a simple case of just working out which equation to use. I'm going to use v is equal to u
plus AT, and then of course substitute. V is negative 20 is equal to 20 plus negative 9.8 times t in brackets, of course. What I'm doing next is I'm going to subtract 20 from both sides. I'm also going to switch the right hand side with the left hand side, and what that will give me is negative 9.8t is equal to negative 40. And of course, to work out t, I would divide both sides by negative 9.8. So of course at that stage, t is equal to negative 40 divided by negative 9.8 is equal to, we'll get the calculator, negative 40 divided by negative 9.8 is 4. That's a big number. Now, if we look at the question, of course, the one number we are given in the question is 20.0 meters per second as the initial velocity. That's 3 significant figures. So, of course, we should be writing this to the same number of significant figures. That would, of course, then mean that time is 4.08 seconds. Now, if you've done that question yourself and you've wrongly applied the sign convention, that's where people start getting a negative time. That's where you know that you've done something wrong. Okay? So if you've tried this question yourself, you should be getting this answer, 4.08. Now remember to look out for the video of example questions. Getting to grips with the equations of motion is very important, since you'll be using them to answer projectile questions. For more information on upcoming videos, summary sheets and so on, visit physics-podcast.co.uk. Thank you for listening.